गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 12th क्लास के लिए शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ कर ली हमने। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने जो किया था वो चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस किया था, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं बेटा। देखो चार्ज के बारे में हम कुछ मतलब ऐसी बातें लिख देता हूँ मैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, ठीक है ना। स्पेशल नोट्स हैं तो वो क्या है, ये बेटा याद रखने लायक चीज़ें हैं कि भाई चार्ज के बारे में स्पेशल नोट हमारे क्या है। देखो नंबर 1, चार्ज इज always associated with the mass। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो चार्ज के लिए मास होना जरूरी है। अगर किसी बॉडी में मास होगा तभी उस बॉडी में चार्ज हो सकता है, तो विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास कर सकता है, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा भाई, चार्ज ऑलवेज रेसिड्स ऑन दी सरफेस। चार्ज हमेशा जो कंडक्टर के सरफेस पे आएगा भाई, ठीक है ना, सरफेस ऑफ दी कंडक्टर, ठीक है। तो चार्ज जो है हमेशा कंडक्टर के, जैसे ये कंडक्टर है तो अगर इस पे हमने चार्ज दे दिया तो वो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। चार्ज हमेशा क्या होगा, सरफेस के और कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो चार्ज क्या है, रिपेल करता है एक दूसरे पे। रिपेल करता है तो रिपेल, जैसे दो चार्ज हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करके वो इतनी दूर चले जाएंगे कि इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फोर्स क्या हो, जीरो हो। मतलब वो इतनी एक दूसरे से रिपेल करके इतनी दूर चले जाएंगे, मतलब डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर लेंगे एक दूसरे से, तो कि इनके ऊपर एक प्रकार से नल फोर्स हो जाएगी, आगे फोर्स लगेगी नहीं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अब अगर अंदर चार्ज है तो वो क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो बाहर चला जाके इतनी दूर चला जाएगा एक दूसरे से कि वो क्या है, उसके ऊपर फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। उससे आगे वो जा नहीं सकते ना, तो एक दूसरे के वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, आउटसाइड होगा। इसी के ऊपर जो सोप बबल वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो सोप बबल में क्या होता है कि जैसे ही सोप बबल के ऊपर चार्ज देंगे ना हम, अब सोप बबल की तो फिल्म क्या करती है, एक्सपेंड कर सकती है। सोप बबल में जो सोप बबल के ऊपर वाली जो फिल्म है, जो सरफेस है, वो क्या करेगा, वो तो एक्सपेंड कर सकता है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर चार्ज दिया तो वो क्या करेगा, फूल जाएगा, और भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। वो क्या करेगा, एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है ना। अब कितना एक्सपेंड हो सकता है वो डिपेंड करता है उसकी सरफेस टेंशन पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो वो क्या फूट जाएगा बबल, एक्सपेंड होके, ठीक है ना। तो चार्ज क्या करेगा, सरफेस के ऊपर रेसिडाइज करेगा। नंबर 3, चार्ज कैन create electric and
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल सकती है और मैग्नेटिक फील्ड भी मिल सकती है। कैसे? जो चार्ज रेस्ट पे होगा, चार्ज एट रेस्ट, मतलब V इज इक्वल टू क्या है इसके लिए 0, वो हमेशा क्या क्रिएट करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके कारण हमेशा क्या होगी? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब दूसरा केस, चार्ज इन मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब जो हमारी v है, वेलोसिटी है, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है। ठीक है, देन चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो दोनों क्या कर सकता है? वो क्रिएट कर सकता है। अब थर्ड केस में देखो, चार्ज इन मोशन विद सम एक्सेलरेशन, अगर चार्ज में कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, v नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है, देन देयर विल बी सम emission of radiation, emission of radiation with electric and magnetic field। ठीक है बेटा, अगर चार्ज मोशन में है और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो चार्ज के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ रेडिएशंस का इमिशन होगा, मतलब वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा बेटा। ठीक है, तो चार्ज क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर चार्ज मोशन में है, देखो चार्ज के मोशन में होने का मतलब क्या हुआ? करंट का फ्लो करना, क्योंकि करंट किसके कारण फ्लो करता है? मोशन ऑफ चार्ज के कारण। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और बेसिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो जैसे वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट एंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट एंड थंब रूल, मान लो जैसे कैप से लेके और इसके बॉटम तक करंट क्या है? करंट की डायरेक्शन है। तो अगर हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। हाँ, अगला, अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन है, मोशन तो है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी, उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। किसकी फॉर्म में? कुछ रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, और वो रेडियस क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टर्म में होंगी, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों होंगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे चार्ज के ऊपर। अब आगे चलते हैं। लास्ट टाइम में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि भाई चार्ज हमेशा क्या रहता है?
कंजर्व्ड रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है ना, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज हमेशा किस में होगा, होल नंबर इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला आया था हमारे पास Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट पहला जो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सी आएगा ना इसमें, चलो देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कूलम चार्ज। देखो बेटा कैसे करोगे, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, N की वैल्यू निकालनी है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे हम कह सकते हैं N इज इक्वल टू क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1.6, और ये 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, निकालो इसको, यहाँ से डिवाइड करके देख लो। 16 को 10 से डिवाइड किया तो 0.696 आ गया, 4 2 32 आ गया, 8 0 80 आ गया, कट गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 0.625। पुट कर दो यहाँ पे 0.625 इंटू 10⁻⁹, इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी भाई। 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड दी टोटल चार्ज in 1 cup of वाटर। कई बार क्वेश्चन में टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछ लिया जाता है, कई बार टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर ही होंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ, और कई बार पूछ लेते हैं कि भी टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ठीक है। फाइंड द टोटल चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। देखो अब जो 1 कप ऑफ वाटर है ये लगभग हम लेके चलते हैं भाई 250 cc का, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, वाटर के केस में 250 cc, वाटर के केस में 250 cc किसके बराबर हो गया 250 ग्राम के बराबर हो गया। ये वॉल्यूम है, मास निकालना है, वाटर की डेंसिटी 1000 लेके चलते हैं, ठीक है। तो वाटर के केस में 250 cc किसके बराबर हो गया 250 ग्राम के बराबर हो गया इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर टोटल कितना मास हो गया 250 ग्राम। अब एक बात बताओ, वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 हैं H2O, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन है, O के लिए 16, तो टोटल कितना हो गया 18। तो हम कह सकते हैं कि भाई 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.6 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। अच्छा 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18।
और हमारे पास कितना है 250 ग्राम है ना, तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 250। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, टोटल एटम्स आ गए हमारे पास इतने। तो अब निकालना क्या है, चार्ज निकालना है भाई। और चार्ज किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो एक एटम के पास कितना एटॉमिक नंबर हो गया, जैसे जो वाटर का एक जो कंप्लीट एक एटम है उसमें कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, कितने हो गए 10 हो गए, 10 चार्ज हो गया एक एटम के पास। तो 10 पॉजिटिव चार्ज या 10 नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो एक एटम के पास कितना चार्ज हो गया, 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज हो गए और वो बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। सो चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, 6.6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250। इतने तो एटम हो गए, नंबर ऑफ एटम हो गए इतने तो, मल्टीप्लाइड बाई 10 इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतना मतलब इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने कूलम चार्ज होगा भाई। ठीक है ना। तो 1 कप ऑफ वाटर में जो 250 सीसी का है कितना चार्ज होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतने कूलम चार्ज हो जाएगा। देखो दोबारा देख लो, 1 कप ऑफ वाटर में कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा ये पूछ रखा है। तो 1 कप ऑफ वाटर हम लगभग 250 सीसी का लेके चलते हैं, 250 सीसी का, तो ये 250 ग्राम के बराबर आ गया वाटर के केस में। तो 18 ग्राम जो वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन, तो 2 + 16 18 हो गया। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इतने एटम्स, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 कर दो, और फिर 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 250 कर दो। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब बात है भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने आ गए, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम में है 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 10 एक एटम में, 10 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई जो ई पे जो चार्ज होता है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा एक एटम के साथ। तो हमारे पास एटम कितने हैं इतने, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर दो, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा 1 कप ऑफ वाटर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट टोटल 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, हाउ मच टाइम it will take to 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में बनने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं भाई कितने में, फ्रॉम ए वन बॉडी टू मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ये जो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 1 सेकंड में निकलते हैं भाई। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन देखो इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने 10⁻⁹। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव करेगा
So charge moved in 1 second is equal to 10 to power 9 into 1.6 into 10 to power minus 19। ठीक है ना, 1 सेकंड में इतना किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। तो इतना चार्ज 1 सेकंड में किया तो 1 कूलम कितने में करेगा? देखो 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कूलम चार्ज मूव्ड इन 1 सेकंड, और हमें कितना निकालना है 1 कूलम का। सो 1 कूलम चार्ज मूव्ड इन 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर 10 कर देते हैं, माइनस 10 था नहीं, 10 टू पावर माइनस 10 कर देते हैं। देखो फिर क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार सॉल्यूशन करो इसका, वही है 6.25 आ जाएगा, 0.625 1 डिवाइडेड बाई ये हमने किया था ना पहले, तो कितना आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू पावर 10, इतनी सेकंड लग जाएंगी। अब इन सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो कैसे करोगे, 0.625 इंटू 10 टू पावर 10 सेकंड है बेटा ये, पहले तो उसके आवर बनाओ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो गया आवर। अब इसका डेज बनाओ, इंटू डिवाइडेड बाई 24 डेज हो गए। अब इसके ईयर बनाओ, 365 से और कर दो, ईयर बन गए। ठीक है, इन सब की जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा, नियरली आंसर आएगा 198 ईयर्स। ठीक है, तो जब अगर हर सेकंड में 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं दूसरी बॉडी पे, तो टोटल चार्ज उस पे जो मिलेगा 1 कूलम वाला, 1 कूलम चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा, 198 ईयर्स लग जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम कंटेन्स 4 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स, कंटेन्स 4 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स, मतलब 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में कितने एटम हैं, 4 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, हर एटम से कितना निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम। फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय द 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा सुन लो। एक ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, उसका बाहर मास कितना है 1 किलोग्राम, उसके पास 4 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स हैं। ठीक है, और 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है, 1 सेकंड में हर एटम से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 1 सेकंड में हर एटम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है 1 ग्राम सॉलिड में कितना चार्ज मिलेगा। एक बार देखो, पहले हम 1 ग्राम सॉलिड में टोटल एटम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे,
1000 ग्राम solid contain 4 into 10⁻20 atoms। 1000 ग्राम में इतना है, सो 1 ग्राम solid contain, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, 4 into 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻3, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 into 10⁻17 एटम्स। ठीक है बेटा। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है हर एक एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो 1 ग्राम में टोटल एटम इतने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव होंगे, इतने ही होंगे ना। जब एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और 1 ग्राम में हमारे एटम आए इतने, तो 1 ग्राम में जो एटम होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इतने ही तो करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कितना होगा भाई, 4 into 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही तो रिमूव करेंगे ना 1 ग्राम ऑफ सॉलिड में। ठीक है, हेंस चार्ज गेन बाय दी 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, कितना चार्ज होगा भाई, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 into 10⁻17 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 into 10⁻⁻19 कितना आया, 6.4 into 10⁻⁻2 कूलम आंसर आ गया भाई। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब चार्ज Q निकालना है, N की वैल्यू कितनी है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो पुट कर दो, ये हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स आप NCERT बुक से या प्रदीप बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कंटेंट जो हमारा सेक्शन है उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, या डाउट सेक्शन डाउट क्लासेस जो लगेंगे उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही, बाकी हम फिर बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।